हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन ने एलएसी पर बिछाया 5G नेटवर्क का जाल। अब भारत की आर्मी दिखाएगी भारत का दम। जी हां दोस्तों, बताएंगे सबसे बड़ा एक्शन इंडियन आर्मी लेने वाली है दोस्तों। इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां पर कॉन्गो में यूनाइटेड नेशन शांति सेना में तैनात बीएसएफ के 2 जवानों की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, अपने भारतीय 2 जवानों की मौत हो गई है दोस्तों, जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके जानकारी दी है दोस्तों। और 7 प्रदर्शनकारी भी मारे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आखिर किस वजह से दोस्तों ये फाइट हुई है। और इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने रानिल विक्रम सिंघे को भेजा है पत्र, उसमें क्या लिखा है दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के काफिले में घुसपैठ की बहुत बड़ी कोशिश। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किस शख्स ने दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी के काफिले में घुसने की कोशिश की है दोस्तों, यानी कि उनके काफिले को ब्रीच करने की कोशिश की गई है दोस्तों। और साथ ही आपको एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी को लेकर बहुत बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हम हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन ने एलएसी पर बिछाया 5G नेटवर्क का जाल। अब इंडियन आर्मी दिखाएगी भारत का दम। जी हाँ दोस्तों, चीन द्वारा एलओसी के पास 5G नेटवर्क शुरू करने के बाद भारत ने भी लद्दाख सीमा पर 4G और 5G आधारित मोबाइल सेलुलर नेटवर्क का उपयोग करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए भारतीय सेना ने ओपन रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी RFI जारी कर दिया है दोस्तों। इसमें कंपनियों से ऐसे दुर्गम इलाके में तैनात फील्ड फॉर्मेशन तकनीक मुहैया कराने के लिए बोलियां मांगी गई हैं। जी हां दोस्तों, चीन द्वारा बीते दिनों एलएसी सीमा के पास कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर करने और 5G टावर लगाने की खबरें आई थी। इसके बाद भारत भी हरकत में आया है दोस्तों। 18,000 फीट तक की ऊंचाई वाले इस पहाड़ी इलाकों में बेहतर स्पीड कनेक्शन लगाने पर काम कर रहा है दोस्तों। बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम लग जाने के बाद इन इलाकों में स्पष्ट संदेश और डेटा सेवाएं की सुविधाएं आसान हो जाएगी। सेना अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के 12 महीने के भीतर निष्पादन सहित नेटवर्क की डिलीवरी पर विचार कर रही है दोस्तों। 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव के तुरंत बाद चीनियों द्वारा की गई पहली निर्माण गतिविधियों में से एक सुचारू संचार लिंक सुनिश्चित करने के लिए अपनी तरफ फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना था। और इसी योजना के तहत चीन ने यहाँ 5G नेटवर्क स्थापित किया है दोस्तों। आपको बता दें कि भारत ने अपने सेनाओं के लिए दोस्तों ये सबसे बड़ा एक्शन लिया है। उनके साथ कम्युनिकेशन बैठाने के लिए दोस्तों भारत की मोदी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। और ऐसे में चाइना को हर क्षेत्र में पछाड़ने के लिए अपना भारत अग्रसर है। ऐसे में आपकी जो भी राय है उसको लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां कॉन्गो में यूनाइटेड नेशन शांति सेना में भारतीय बीएसएफ के 2 जवानों की हुई मौत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके जताया दुख। जी हां दोस्तों, कॉन्गो में यूनाइटेड नेशन शांति सेना में तैनात बीएसएफ के 2 जवानों की मौत हो गई है। खबर यह है कि यह मामला कॉन्गो में हुआ है दोस्तों। हमले में मारे गए जवानों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि अपराधियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में बीएसएफ के 2 बहादुर भारतीय शांति सैनिकों की मौत पर गहरा दुख हुआ। वे मोनुस्को का हिस्सा थे। उन्होंने कहा इन अपमानजनक हमलों के अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 2 भारतीय सैनिकों सहित 7 प्रदर्शनकारियों की भी मौत हुई है। जी हां दोस्तों, एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन के खिलाफ कॉन्गो के पूर्वी शहर गोमा में प्रदर्शनों का यह दूसरा दिन है। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को गोमा में संयुक्त राष्ट्र मिशन कार्यालयों में आग लगा दी थी और जबरन घुसने की कोशिश की थी। उन्होंने शांति सेना पर कॉन्गो के पूर्वी क्षेत्र में बढ़ती हिंसा के बीच नागरिकों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। वे वर्षों से कॉन्गो में मौजूद संयुक्त राष्ट्र की सेना से देश छोड़ने के लिए कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद इस झड़प में अपने भारत के 2 बीएसएफ के जवान सहित 7 प्रदर्शनकारी भी मारे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपने दोनों भारतीय सेनाओं को दोस्तों श्रद्धांजलि आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और जिस प्रकार से विदेशों में जाकर अपने
अपने सेना मदद कर रही है दोस्तों। ऐसे में उनके मारे जाने की खबर हर किसी को दहला कर रख देता है दोस्तों। ऐसे में भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? क्या इन अपने भारतीय सैनिकों को वापस दोस्तों अपने देश नहीं बुला लेना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग? आपकी जो भी राय हो कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने रानिल विक्रमसिंघे को भेजा पत्र, कहा भारत हमेशा साथ खड़ा रहेगा, राष्ट्रपति बनने पर दिन को बधाई। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को उनके राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है दोस्तों। श्रीलंका में जारी भयानक आर्थिक संकट के बीच बीते सप्ताह ही रानिल विक्रमसिंघे ने शपथ ली है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल पत्र भेज शुभकामनाएं दी और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है। पीएम मोदी जी ने कहा कि भारत स्थापित लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से स्थिरता और आर्थिक सुधार के लिए श्रीलंकाई लोगों का समर्थन करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साथ ही कहा कि वो भारत और श्रीलंका के बीच सदियों पुराने घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से पड़ोसी मुल्क में स्थिरता और आर्थिक सुधार के लिए श्रीलंकाई लोगों के साथ खड़ा है। बता दें कि श्रीलंका में भारी विरोध प्रदर्शन के बीच बीते सप्ताह ही रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, लेकिन उससे पहले आप सभी भी रानिल विक्रमसिंघे जी को दोस्तों कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लगा तगड़े से भी तगड़ा झटका, बेटे हमजा की गई कुर्सी, परवेज इलाही होंगे पंजाब के नए सीएम। जी हाँ, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को झटका लगा है दोस्तों। उनके बेटे हमजा शहबाज को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के सीएम की कुर्सी से उतार दिया है दोस्तों। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है कि पंजाब के नए सीएम परवेज इलाही ही होंगे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डिप्टी स्पीकर मोहम्मद मजारी के फैसले को गैर कानूनी बताते हुए ये फैसला दिया है। जी हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल बलीग उर रहमान को कहा है कि वो परवेज इलाही को सीएम पद की शपथ दिलाएं। साथ ही कहा गया है कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो राष्ट्रपति आरिफ अलवी ये शपथ दिलाएंगे। जी हाँ, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परवेज इलाही पंजाब के सीएम है क्योंकि मतदान में उनको 186 तो वहीं हमजा को 179 वोट मिले थे। सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला 3 जजों की बेंच ने दिया। इसमें पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति इजाजुल एहसन और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर शामिल। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर ओसामा बिन लादेन को शहीद बताने वाले इमरान खान का आतंकी प्रेम फिर जाग गया है दोस्तों। इस बार तिहाड़ में बंद यासीन मलिक को लेकर प्यार दिखाया है। इमरान खान ने कहा तिहाड़ में हो रहा है यासीन मलिक का टॉर्चर। जी हाँ दोस्तों, टेरर फंडिंग के लिए दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे आतंकी यासीन मलिक को लगातार पाकिस्तान का साथ मिल रहा है दोस्तों, जो खुद FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। इस बार यासीन मलिक का समर्थन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया है। कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीद बताने वाले इमरान खान ने मानवाधिकार संगठनों से अपील की है कि वे मलिक को टॉर्चर करने के लिए भारत सरकार के खिलाफ कदम उठाएं। अपने ट्वीट में उन्होंने मलिक की भूख हड़ताल का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जी हां, इमरान ने लिखा कि मैं मोदी सरकार की ओर से तिहाड़ जेल में कश्मीरी नेता यासीन मलिक के टॉर्चर और उसे भूख हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर करने की निंदा करता हूं। उसकी जान खतरे में है। मैं UNSC, UNHCR और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से भारत के खिलाफ कार्रवाई करने और यासीन मलिक की जान बचाने की अपील करता हूं। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को NIA कोर्ट ने मई में टेरर फंडिंग सहित अन्य मामलों में उम्र कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इमरान खान का यासीन प्यार दोस्तों आप उनके इस जुबान से देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। पहले ओसामा बिन लादेन के लिए प्यार था दोस्तों और अब यासीन मलिक को लेकर प्यार दिखा रहे हैं इमरान खान। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तानियों का काम सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को प्रोत्साहन देना है दोस्तों। वो जेल में बंद उसके बावजूद भी उसकी तारीफ की जा रही है और उसके लिए दर्द दिखाया जा रहा है दोस्तों। ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही है दोस्तों। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता इमरान खान को लेकर। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां सेना की ताकत को बढ़ाएंगे क्विक रिएक्शन फाइटिंग वाहन। टाटा ग्रुप ने डिलीवर कर दी 10 बड़ी यूनिट। जी हां, टाटा ग्रुप की डिफेंस इकाई टाटा एडवांस सिस्टम ने भारतीय सेना को युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली क्विक रिएक्शन
फाइटिंग वाहनों की एक खेप की डिलीवरी की है। दोस्तों कंपनी ने इन वाहनों के एक काफिले का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। जानकारी के अनुसार टाटा एडवांस सिस्टम ने भारतीय सेना को ऐसे 10 वाहनों की डिलीवरी की है। दोस्तों क्विक रिएक्शन फाइटिंग वाहन बुलेट प्रूफ वाहन होते हैं जो युद्ध के समय सेना की टुकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। दोस्तों इन वाहनों पर गोलियों का कोई असर नहीं होता, साथ ही ये लैंड माइन से भी बचाव करते हैं। इन वाहनों के अंदर बैठने वाले सैनिकों को ग्रेनेड ब्लास्ट से भी बचाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा अपने भारतीय सेनाओं को। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर आखिर कैसे तालिबान पर एनएसए डोभाल की एक तरकीब से भारत ने अफगानिस्तान में किया कमबैक। जी हाँ, पाकिस्तान को लगने वाला है सुनने के बाद बहुत बड़ा झटका। जी हाँ, अफगानिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक ऐसा देश है दोस्तों जिसने 2 दशकों में दक्षिण एशिया की राजनीति को बदल कर रख दिया है। जी हाँ, पिछले साल यहाँ पर फिर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला जब 21 सालों के बाद तालिबान ने शासन में वापसी की। जैसे हालात शुरुआत में बने उसके बाद भारत की मौजूदगी यहाँ पर कितनी रहेगी इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन अब 1 साल के बाद भारत चुपचाप अपना कमबैक अफगानिस्तान में कर चुका है। तालिबान और पाकिस्तान की करीबियों के बाद भी नई दिल्ली का कद कमजोर नहीं पड़ा है और ये बात भी सच है कि तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते अब उतने मधुर नहीं रहे जितने किसी जमाने में हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि नवंबर 2021 में भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने राजधानी नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर तीसरी क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी की थी और इस दौरान भारत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि उसका मकसद तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए किसी गठबंधन से हाथ मिलाना नहीं है, बल्कि वो ISIS के और अलकायदा जैसे संगठनों को रोकना चाहता है। जून 2022 में जब वार्ता हुई तो इसी लाइन को दोहराया गया। फरवरी 2022 में भारत ने ऐलान कर दिया था कि वो 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान को मुहैया कराएगा। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं सारे प्रोजेक्ट्स की वजह से तालिबान ने भारत को तवज्जो देना शुरू किया, यानी एक बार फिर भारत की चाणक्य नीति विदेश नीति रंग लेकर आई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं ये सब संभव बड़े आसानी से हो सकता है अगर मोदी जी हमारे साथ हैं तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ जहां रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा फैसला, सेना के लिए 28,732 करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद को दे दी मंजूरी। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र ड्रोन, कार्बाइन और बुलेट प्रूफ जैकेट सहित रक्षा बलों के लिए 28,732 करोड़ रुपए से अधिक के हथियारों की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में LOC पर तैनात सैनिकों के लिए दुश्मन के स्नीपर्स के खतरे के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने और आतंकवाद विरोधी अभियानों में निकट युद्ध अभियानों के मद्देनजर बुलेट प्रूफ जैकेट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि LAC और पूर्वी सीमाओं पर पारंपरिक और हाइब्रिड युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए इन्हें शामिल करने की मंजूरी दी गई है। सेना के लिए 4 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन को स्वीकृति मिली है। अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पर रूस के सैन्य हथियारों पर बनाया जा रहा है Z का निशान, अब पनडुब्बी पर भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों क्या इससे पुतिन को फायदा हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, रशिया और यूक्रेन जंग के बीच पूरी दुनिया का ध्यान रूसी सैन्य वाहनों पर बने Z के निशान पर खूब गया है। जी हाँ, यही निशान रूस के यूक्रेन में तैनात बख्तर बंद वाहनों, सैन्य ट्रक और टैंकों पर देखा गया है। अब यही निशान पहली बार रूसी नौसेना की बैलिस्टिक मिसाइल वाली पनडुब्बी पर बना पाया गया है। दोस्तों ये पनडुब्बी परमाणु मिसाइलों के साथ आर्कटिक महासागर में पेट्रोलिंग कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस अपनी आक्रामकता दिखाने के लिए Z का निशान दिखा रहा है और यही कारण है कि उसने अपनी पनडुब्बियों तक यही निशान बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, नेवल न्यूज की खबर के अनुसार रूसी सैन्य वाहनों और पनडुब्बियों पर बना यह जिग-जैग का निशान अंग्रेजी के Z अल्फाबेट के जैसा है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूसी भाषा की वर्णमाला में कोई Z ही नहीं है और यही वजह है कि Z कभी कभार सेना से जुड़े सामान पर बना दिख जाता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर जहां IMF ने घटाया भारत का ग्रोथ अनुमान, लेकिन अमेरिका चीन से ज्यादा रहेगी भारत की रफ्तार। जी हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटा दिया है और इसे 8.2% से घटाकर 7.4% कर दिया गया है। इस तरह IMF ने इसमें 0.8% की कटौती की है दोस्तों। उसका कहना है कि वैश्विक कारणों के असर और सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के कारण भारत की आर्थिक विकास दर कम रह सकती है। हालांकि ये RBI के अनुमान से
थोड़ा अधिक है। केंद्रीय बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी के 7.2% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में भारतीय इकोनॉमी के 6.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर 2024 के बाद ISS से अलग होगा रशिया, अपने दम पर बनाएगा अपना स्पेस स्टेशन। जी हां दोस्तों, यूक्रेन में युद्ध को लेकर अमेरिका और रूस में चल रहे टकराव के बीच रूसी अंतरिक्ष एजेंसी 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर अपनी साझेदारी छोड़ देगी। यानी रूस 2024 के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो जाएगी। दोस्तों, समाचार एजेंसी AFP ने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख के हवाले से बताया है कि बेशक हम अपने भागीदारों के साथ अपने सभी दायित्वों को पूरा करेंगे, लेकिन 2024 के बाद इस स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया गया है। दोस्तों, उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हवाले से ये बात कही। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर भारत ने दी चीन पाकिस्तान को बहुत बड़ी चेतावनी, CPEC में तीसरे पक्ष को न्योता मंजूर नहीं। जी हां दोस्तों, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में अन्य देशों को शामिल करने की कवायद पर भारत ने कड़ा ऐतराज दर्ज कराया है। भारत की तरफ से चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है कि यह परियोजना अवैध रूप से कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरती है और इस तरह का कदम अवैध और अस्वीकार्य होगा। भारत का बयान ऐसे समय में आया है जब विवादित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में तीसरे देशों की भागीदारी प्रस्तावित की जा रही है। दरअसल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने तथा कथित CPEC परियोजनाओं में तीसरे देशों की प्रस्तावित भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर रिपोर्टें देखी हैं। किसी भी पक्ष द्वारा इस तरह की कोई भी कार्यवाही सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन माना जाएगा। उसे अवैध मानकर ही भारत व्यवहार करेगा। इस तरह की गतिविधियां स्वाभाविक रूप से अवैध, नाजायज और अस्वीकार्य हैं। जी हां दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर मनोहर लाल खट्टर ने कहा जर्मनी की तरह भारत और पाकिस्तान भी हो सकते हैं एक, क्योंकि पहले कांग्रेस के लालच में हुआ था भारत पाकिस्तान का बंटवारा। जी हां दोस्तों, जब पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी का एकीकरण हो सकता है तो फिर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से एक क्यों नहीं हो सकते। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा के एक कार्यक्रम में ये बात कही है। दोस्तों, उन्होंने देश के विभाजन को दुखद करार देते हुए उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस के कुछ लोग सत्ता लेने की जल्दी ना दिखाते तो शायद बंटवारा ना होता। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि विभाजन नहीं हुआ होता यदि कांग्रेस के कुछ लोगों ने सत्ता लेने में जल्दी ना दिखाई होती। यदि वो थोड़ी सी सत्ता छोड़ देते फिर विभाजन को रोका जा सकता था। हम चाहते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रहे। यदि पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी इकट्ठे हो सकते हैं तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ क्यों नहीं आ सकते। ऐसे में दोस्तों, आप लोग क्या चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा और खट्टर जी के बातों का क्या आप समर्थन करेंगे। दोस्तों, क्या आप फिर से भारत के साथ पाकिस्तान को देखना चाहेंगे? आपकी जो भी राय हो जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता मनोहर लाल खट्टर जी के बयान को लेकर। अगली खबर की बात करें, जहां मनोहर लाल खट्टर से जुड़ी खबर है, हरियाणा ने केंद्र सरकार से वापस मांगे अपने 3 वरिष्ठ IAS। साल के अंत तक सेवानिवृत्त होंगे 10 अधिकारी। जी हां, हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से अपने 3 IAS अधिकारी वापस मांगे हैं। दोस्तों, तीनों ही अफसर अभी अलग अलग केंद्रीय मंत्रालयों में सेवारत हैं। सरकार ने IAS विवेक जोशी के अलावा IAS दंपति अभिलक्ष्य लिखी व सुकृति लिखी को वापस हरियाणा भेजने के लिए केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को पत्र लिखा है। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर CM योगी आदित्यनाथ के काफिले में घुसपैठ की बहुत बड़ी कोशिश, लखनऊ की हजरतगंज पुलिस पर उठे सवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के काफिले में एक अनजान शख्स के घुसने की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना हजरतगंज में DSO चौराहे के पास की बताई जा रही है। हजरतगंज में CM की सुरक्षा में ये बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है। दोस्तों, हालांकि CM सिक्योरिटी फ्लीट के सुरक्षा कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उस अनजान युवक को पकड़ लिया। दोस्तों, फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। बता दें, CM योगी जी के काफिले में कितनी बार दोस्तों इसी प्रकार से घुसपैठ की कोशिश की गई और हर बार उनकी घुसपैठ को उनके सिक्योरिटियों ने नाकाम कर दिया है। दोस्तों, लेकिन आखिर योगी जी के काफिले में इस प्रकार से घुसपैठ करना, दोस्तों इन घुसपैठियों का कौन सा प्लान को दर्शाता है? दोस्तों, जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। और ऐसे में प्रशासन के इस चूक को आप लोग किस नजरिए से देखते हैं बताना मत भूलिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 28 से 29 जुलाई को गुजरात और तमिलनाडु का करेंगे दौरा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 28 और 29 जुलाई को अपने गृह राज्य गुजरात और दक्षिण के राज्य तमिलनाडु का दौरा करेंगे तथा इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय
विश्वविद्यालय यानी पीएमओ की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी जी 44वें शतरंज ओलंपियाड और अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह का उद्घाटन भी करेंगे। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री 28 जुलाई को दोपहर 12 बजे गुजरात के साबरकांठा के गंधौड़ा चौकी स्थित साबर डेयरी की 1000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। जी हां, अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा ठाकरे सरकार के दौरान जारी किए गए थे 400 सरकारी आदेश, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। जी हां, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में 400 सरकारी आदेश जारी किए और बजटीय आवंटन से 5 गुना अधिक राशि आवंटित की। ये सरकारी आदेश ऐसे समय में जारी किए गए थे जब तत्कालीन सत्ताधारी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एक विद्रोह के बाद अल्पमत में आ गया था। उन्होंने बताया कि यह आदेश बड़े पैमाने पर विभिन्न विकास संबंधित कार्यों के लिए धन आवंटन से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना और 3 दलीय सरकार की वैधता संदेह के घेरे में थी। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर उत्तर प्रदेश के लोगों को एनसीआर में नहीं देना होगा रोड टैक्स, योगी कैबिनेट ने दी बहुत बड़ी मंजूरी। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने मंगलवार को परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब एनसीआर में यूपी के लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा। परिवहन विभाग ने 4 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बीच रोड टैक्स को लेकर करार किया है। दोस्तों, इसके अलावा ललितपुर में नई जेल बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पहले ललितपुर जेल छोटी थी, जिससे अब बड़ी जेल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अभी तक ललितपुर जेल की क्षमता 180 थी, जिसे बढ़ाने का फैसला किया गया है। जी हां दोस्तों, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अभी तक एनसीआर में रोजाना आवाजाही के लिए कैब और टैक्सी वालों को एक्स्ट्रा रोड टैक्स देना पड़ता था। अब इन 4 राज्यों के से करार के बाद यूपी के लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा, बस अब एक ही जगह टैक्स देना होगा। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ जहां पर सरकार रसोई गैस पर जल्द शुरू कर सकती है सब्सिडी। आखिर क्या है सरकार का प्लान, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, एलपीजी ग्राहकों को सरकार की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार एलपीजी पर सब्सिडी को वापस शुरू कर सकती है। दोस्तों, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी पर बजटीय सब्सिडी लगभग समाप्त होने के बाद अब वित्त वर्ष 2023 में केंद्र सरकार इसे वापस शुरू कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो इससे लगभग 9 करोड़ लोगों को महंगे एलपीजी से थोड़ी राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर की सब्सिडी 2 साल पहले ही बंद की जा चुकी है। साल 2020 में कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान सरकार ने जून से ही गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को बंद कर रखा है। जून 2020 से रसोई गैस सब्सिडी के रूप में बैंक खातों में कोई सब्सिडी ट्रांसफर नहीं की गई है। जी हां दोस्तों, हालांकि उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों को गैस सिलेंडर दिए गए थे सिर्फ उन्हें 200 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। आपको बता दें, माना जा रहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने ग्लोबल लेवल पर कच्चे तेल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए H2FY 2022 और चालू वित्त वर्ष में ओएमसी के एलपीजी अंडर रिकवरी को कवर करने के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता को आइडेंटिफाई किया है। ऐसे में वित्त वर्ष 2023 के बजट में केंद्र ने एलपीजी सब्सिडी के लिए 5800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। दोस्तों, ये आशा लगाया जा रहा है दोस्तों कि सरकार फिर से एक बार रसोई गैस पर जल्द से जल्द सब्सिडी शुरू कर सकती है। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। और आपके यहाँ पर सिलेंडर का क्या भाव है दोस्तों, क्या रेट चल रहा है बताना मत भूलिएगा। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।